हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि गैंग किसे कहते हैं, गैंग की डेफिनेशन क्या होती है। टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, आपके जो क्लास के अंदर एनसीईआरटी वाली बुक चाहिए चलती जो है, उसकी अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए, वो भी हम ऐप के अंदर डाल चुके हैं। तो अभी प्ले स्टोर पे जाना है और हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। हमारी ऐप का नाम है शिव ओम क्लासेस। शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल करनी है। इसके अंदर आपको सब कुछ अपनी क्लास का वो जो है फ्री के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। गैंग किसे कहते हैं? देखिए, कोई भी जो अयस्क होता है, कोई भी जो और होता है, वो शुद्ध रूप में तो पाया नहीं जाता, तो उसके अंदर कुछ अशुद्धियां होती हैं। अब वो अशुद्धियां क्या हो सकती हैं? जैसे मिट्टी हो सकती है, धूल के कण हो सकते हैं, या फिर पत्थर के टुकड़े हो सकते हैं। तो ये जो इतनी जो चीजें हैं, ये किसके साथ, अयस्क के साथ मिक्स रहती हैं। जो शुद्ध अयस्क होता है उसके साथ मिक्स रहते हैं, जो हमारे को पाया जाता है। अब सर, इस अयस्क के अंदर जो ये अशुद्धियां हैं, ये क्या है? सब अशुद्धियां हैं, यानी कि इम्प्योरिटीज हैं। तो ये अयस्क के साथ जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, जो इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, इन्हीं अशुद्धियों को बोला जाता है गैंग। तो गैंग की डेफिनेशन क्या हो गई? वे अशुद्धियां, जैसे उदाहरण भी लिख देना, मिट्टी, धूल के कण, पत्थर के टुकड़े, जो अयस्क के साथ पाई जाती हैं, उन अशुद्धियों को ही गैंग बोला जाता है, गैंग कहा जाता है। तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या लिखी है? देखिए, अयस्क प्राय धूल, मिट्टी तथा शिलाखंडों, शिला का मतलब होता है पत्थर और खंड का मतलब होता है टुकड़े, तो शिलाखंडों के साथ मिश्रित पाए जाते हैं। यानी कि जो अयस्क होते हैं, जो ओर्स होते हैं, वो मिट्टी, धूल के कण या फिर जो पत्थर के टुकड़े होते हैं उनके साथ मिक्स रहते हैं। इन अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, इन्हीं को गैंग कहा जाता है। अयस्क से गैंग को पृथक करना सांद्रण कहलाता है। और इन अयस्क में से इन जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धियां हैं, इनको अलग करना सांद्रण कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। तो यानी कि हम अयस्क और जो हमारी अशुद्धियां हैं, इनको जो अलग करने की जो विधि होती है, उसी को क्या बोला जाता है? सांद्रण कहा जाता है। अब सर, ऐसी कौन कौन सी विधि हैं जिनके द्वारा अशुद्धियों को जो अयस्क है उससे अलग किया जा सकता है? उन विधियों के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। तो आप दो चीजें याद रखेंगे। सांद्रण क्या होता है? अशुद्धियों को अयस्क से अलग करना क्या कहलाता है? सांद्रण कहलाता है। और गैंग किसे कहते हैं? जो अयस्क के अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती हैं, उन्हीं को गैंग बोला जाता है। अशुद्धियां क्या क्या हो सकती हैं? मिट्टी के कण भी हो सकते हैं, धूल के कण भी हो सकते हैं, और अपने पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है? गैंग बोला जाता है। तो सर, इन अशुद्धियों को अयस्क से जो दूर करने की जो विधि होती है, उसको क्या बोला जाता है? सांद्रण बोला जाता है। अब सांद्रण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इनके इससे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम अयस्क में से जो अशुद्धियां हैं उनको अलग कर सकते हैं? तो पहली विधि है गुरुत्व पृथक्करण। यहाँ पे नाम आया है गुरुत्व, यानी कि ग्रेविटी, ग्रेविटी सेपरेशन। तो इसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? ग्रेविटी वाला, यानी कि हम जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका प्रयोग कर रहे हैं इस विधि के अंदर। अब मान लो कि कोई चीज, यानी कि अयस्क, दो चीजें हैं इसके अंदर, एक तो अयस्क है और एक क्या है? अशुद्धियां हैं।
ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें हैं। अब मान लो कि एक चीज जो है वो तो है भारी और एक चीज है वो है हल्की, तो यानी कि इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ज्यादा क्योंकि भारी चीज है, और इस पर गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा कम, क्यों? क्योंकि ये हल्की चीज है। तो हम इसी तरीकों को यूज कर लेते हैं इस सेपरेशन के अंदर। ग्रेविटी जो सेपरेशन है इसके अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि इसके अंदर जो अयस्क होते हैं, जो ओर्स होते हैं, वो तो होते हैं भारी, और जो अशुद्धियां होती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, वो होती हैं हल्की। तो हम क्या करेंगे, एक जैसे पानी लेंगे जिसमें तेज पानी बह रहा है, इस प्रकार से तेज पानी बह रहा है, तो हम यहाँ पर ये पूरा जो अयस्क है पाउडर फॉर्म में लेंगे, जिसके अंदर अयस्क भी है और अशुद्धियां भी है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल चूर्ण बना हुआ है उनका। अब यहाँ पे जब इसको डालेंगे तो जो अयस्क है वो तो भारी है, जिसकी वजह से जैसे ही यहाँ पे डालते हैं तो ये नीचे चला जाता है, क्योंकि इस पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पे जाके बैठ जाता है, नीचे इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जो अशुद्धियां हैं वो है हल्की, वो हल्की होने की वजह से यहाँ पे तैरती हुई वो आगे चली जाती है और फिर यहाँ पे जाके वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बैठ जाती है। तो यहाँ पे हमने दो ढेर बना लिए, एक तो किसका बन गया, अयस्क का बन गया, और एक किसका बन गया, अशुद्धियों का बन गया। और ये हमने किसके आधार पे किया, ग्रेविटी के आधार पर, गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर। क्योंकि जो अयस्क, यहाँ पे अयस्क को मान लो लोहा, लोहा जो है वो जो धूल के कण है उनकी तुलना में क्या है, भारी है। अब इसके अंदर अगर मिट्टी के कण या धूल के कण मिले हुए हैं तो जो लोहा है वो भारी होने की वजह से तुरंत नीचे बैठ जाता है, उसके जो कण है वो तुरंत नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जो धूल के कण है वो थोड़ा सा आगे चल के बहते हुए आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो हल्के हैं इसलिए वो आसानी से पानी पे बह जाते हैं और फिर आगे जाके और फिर नीचे बैठ जाते हैं। तो अशुद्धियाँ और अयस्क यानी कि जैसे मान लो लोहा, ये अलग अलग हो गए। तो इस विधि के अंदर हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो देखिए, गुरुत्वीय पृथक्करण या फिर ग्रेविटी जो सेपरेशन है वो मेथड देखिए, यह इस तथ्य पर आधारित है कि अयस्क का विशिष्ट घनत्व प्राय अशुद्धियों से अधिक है। देखिए अधिक है, उसका जो घनत्व है, जो अयस्क है उसका घनत्व ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा भारी है, और जो अशुद्धियां हैं उनका घनत्व क्या है, कम है, यानी कि वो हल्की है। इसलिए जब चूर्णित अयस्क को जल की बहती धारा में धोया जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान देना, चूर्णित अवस्था के अंदर है जो अयस्क है वो बिल्कुल पिसा हुआ है, चूर्ण बना हुआ है, पाउडर बना हुआ है। अयस्क को जल की धारा में धोया जाता है, कहने का मतलब पानी वहां पर तीव्रता से बह रहा है, उसके अंदर इस अयस्क को छोड़ा जाएगा, पाउडर फॉर्म को छोड़ा जाएगा। तो अशुद्धियां हल्की होने की वजह से पानी के साथ आगे बहकर चली जाती हैं, तथा जो अयस्क है, जो ओर है, वो भारी होने की वजह से पीछे ही नीचे की तरफ पैंदे के अंदर बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से अशुद्धियां तो आगे निकल गई और जो अयस्क है, जो ओर है, वो पहले ही पैंदे के अंदर बैठ गया। तो इस विधि के अंदर इस प्रकार से हम अयस्क को और अशुद्धियों को अलग अलग कर सकते हैं। अब दूसरी विधि कौन सी है, सांद्रण की, यानी कि अयस्क को और उसकी जो अशुद्धियां हैं उनको अलग करने की दूसरी विधि कौन सी है, चुंबकीय पृथक्करण, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके अंदर हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मान लो कि ये कोई अयस्क है, ठीक है, और इसके अंदर अशुद्धियां भी हैं, लेकिन इसके अंदर जो अयस्क है वो चुंबक से प्रभावित होता है, कहने का मतलब चुंबक से चिपक जाता है। मान लो कि अयस्क के रूप में यहां पे लोहा है, तो इसके अंदर, इस मिक्सचर के अंदर, इस मिश्रण के अंदर एक तो अयस्क है यानी कि लोहे के कण भी हैं और अशुद्ध यानी कि मिट्टी के कण भी हैं। अब हम क्या करते हैं कि मान लो एक चुंबक लेते हैं और जब इसको इसके पास में लेके जाएंगे तो लोहे के जितने भी कण हैं वो इसके चिपक जाएंगे और इसके अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ मिट्टी रह जाएगा। तो हमने यहाँ पे लोहे को यानी कि अयस्क को और अशुद्धियों को अलग कर लिया, इसके अंदर शुद्ध रूप से मिट्टी रह गई यानी कि अशुद्धियां रह गई, और इस चुंबक के ऊपर जो हमारा अयस्क है, जो लोहा है, वो आ गया। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एग्जैक्ट ऐसा तरीका नहीं अपनाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे कि जो अयस्क है वो चुंबक से प्रभावित होता है, उसके चिपक जाता है, उसको वो अपनी तरफ आकर्षित करता है।
जबकि जो मिट्टी के कण हैं, जो अशुद्धियां हैं, वो उससे आकर्षित नहीं होती हैं। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। यह विधि उन अयस्कों की अशुद्धियों को दूर करने में प्रयोग की जाती है जो चुंबकीय प्रकृति की होती है। वे अयस्क जो चुंबकीय प्रकृति के होते हैं, मैग्नेटिक, जिनके अंदर जो मैग्नेट है वो मैग्नेटिक नेचर उनका होना चाहिए, यानी कि चुंबक के साथ वो चिपकने चाहिए, उनके द्वारा वो आकर्षित होने चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स उनके ऊपर लगना चाहिए। चूर्णित अयस्क को विद्युत चुंबकीय रोलर पर गिराया जाता है। ये जो रोलर है ये है विद्युत चुंबकीय रोलर। यहाँ पे 2 पहिए होते हैं इस प्रकार से, और इसके ऊपर एक पट्टा लगा होता है। इस पट्टे पे हम अयस्क को डालते हैं, ये घूमता रहता है इस प्रकार से। इस पट्टे के ऊपर हम अयस्क को डालते हैं, जिसके अंदर अयस्क भी है और अशुद्धियां भी है। और यहाँ पे ये जो रोलर है, ये जो पहिया है, इसके ऊपर होती है चुंबक। अब ये तेज घूमता है, तो यहाँ पे जब ये चूर्ण आता है नीचे की तरफ, जब गिरने लगता है, तो ये चुंबक जो है ये अयस्क को, यानी कि लोहे को तो आकर्षित करेगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा आकर्षित होकर अंदर की तरफ गिर जाता है। जबकि जो मिट्टी के कण है उसको आकर्षित करेगी नहीं, तो वो जाके और बाहर की तरफ गिर जाते हैं। तो यहाँ पे 2 ढेर बन जाते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ऐसे जोर से वो घूमता रहता है चक्री। तो जब लोहे के कण नीचे की तरफ गिरने लगते हैं तो वो उनको अपनी ओर आकर्षित करके और अपने पास में गिराती है, जबकि जो मिट्टी के कण है वो दूर जाकर गिरते हैं, क्योंकि वो उनको आकर्षित नहीं करती है। तो यहाँ पे जो 2 ढेर बन गए, ये तो है जो चुंबकीय पदार्थ हैं, जैसे लोहा अयस्क, उसका बन गया ढेर, और ये वाला जो ढेर है ये बन गया अशुद्धियों का, जैसे मिट्टी के कण, धूल के कण या फिर पत्थर के टुकड़े, ये सब। तो इस प्रकार से हमने अयस्क को और जो अशुद्धियां हैं, जो गैंग है, उसको अलग अलग कर लिया। अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक से आकर्षित होता है और इसके पास में गिरता है। यहां पे देखिए, ये जो अयस्क है ये चुंबक से प्रभावित होगा और ये चुंबक जो है इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आके गिर जाता है। जबकि जो मिट्टी के कण है वो इससे आकर्षित नहीं हो पाते हैं, इसलिए दूर जाकर गिरते हैं। तथा अनुचुंबकीय भाग दूर गिरता है। यहाँ पे दूर गिर गया अनुचुंबकीय भाग। टिन के अयस्क कैसीराइट यानी कि SnO2, जिसमें वोल्फ्रेमाइट FeWO4 की चुंबकीय अशुद्धि होती है, को इस विधि द्वारा सांद्रित किया जा सकता है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई जो अयस्क है वही चुंबक से प्रभावित हो, इसका उल्टा भी हो सकता है जो अशुद्धियां हैं वो तो हो चुंबकीय प्रकृति की, और जो अयस्क है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का। तो यहाँ पे जो ढेर लगेगा वो तो हमारा शुद्ध अयस्क का लगेगा, और हम जिसको अशुद्धि मान रहे हैं वो इसके पास में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम कुल मिलाकर अयस्क को और जो उसके अंदर अशुद्धियां मिली हुई है उनको अलग अलग कर सकते हैं, अगर उनमें से एक भी चीज चुंबक से प्रभावित होती है तो, यानी कि उनके अंदर चुंबकीय प्रकृति पाई जाती है, मैग्नेटिक नेचर अगर उनका पाया जाता है, तो इस विधि द्वारा उनको अलग किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल भी याद रखना कि टिन के जो अयस्क होते हैं कैसीराइट, जिसमें वोल्फ्रेमाइट जो है FeWO4 की चुंबकीय अशुद्धि होती है, यहाँ पे अशुद्धि जो है वो चुंबकीय प्रकृति की है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे पास में जो गिरेगा वो तो गिरेगा क्या, वोल्फ्रेमाइट यानी कि FeWO4, और यहाँ पे दूर क्या गिरेगा, जो टिन का जो अयस्क है क्या है, कैसीराइट SnO2। तो यहाँ पे दूर क्या गिरेगा, SnO2। क्यों? क्योंकि ये चुंबक से प्रभावित नहीं होता है। और पास में क्या गिरेगा, इसके अंदर जो अशुद्धियां हैं वोल्फ्रेमाइट FeWO4, ये इसके पास में गिर जाएगा। तो इस प्रकार से जो टिन का अयस्क और इसके अंदर जो वोल्फ्रेमाइट की जो अशुद्धि है वो अलग अलग हो जाएंगे। अब अगली विधि पढ़ते हैं। अगली विधि है झाग पल्लवन विधि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर अगर कुछ पूछा जाता है तो वो पूछा जाता है झाग पल्लवन विधि। सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि ये वाली जो विधि है वो कौन से अयस्कों को शुद्ध करने के लिए लागू होती है। तो देखिए, जो सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं, सल्फाइड के अयस्कों का सांद्रण करने के लिए, उनको शुद्ध करने के लिए, उनमें से अशुद्धियां हटाने के लिए, इंप्योरिटीज हटाने के लिए झाग पल्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पर्सन
कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको शुद्ध करने के लिए झाग पल्लवन विधि, फ्रॉथ फ्लोटेशन जो मेथड है वो यूज करते हैं, क्योंकि ये तेल के द्वारा सफलतापूर्वक नम हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सल्फाइड है वो तेल के अंदर भीग जाता है। जिस प्रकार से मिट्टी के जो कण है वो पानी के अंदर भीग जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो सल्फाइड है वो तेल के अंदर भीगते हैं, जबकि जो अशुद्धियां होती हैं वो पानी के द्वारा नम होती हैं, यानी कि पानी के द्वारा भीग जाती हैं। इसके अंदर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? भीगने वाला। कि मान लो कि जो ये तो क्या है, अयस्क है, और ये क्या है, अशुद्धियां हैं। अब ये तो भीगती है तेल के अंदर और ये भीगती है पानी के अंदर। ये वाली प्रॉपर्टी सल्फाइड अयस्क के अंदर पाई जाती है कि ये तेल के अंदर भीगते हैं, और उसके अंदर जो अशुद्धियां पाई जाती हैं वो पानी के अंदर भीगती हैं। तो ये वाली जो मेथड है वो याद रखना कि इसके अंदर क्या होता है, झाग पल्लवन विधि के अंदर क्या होता है, जो अयस्क होते हैं वो तो तेल के अंदर भीगते हैं, पानी के अंदर नहीं भीगते हैं, जबकि जो अशुद्धियां होती हैं वो पानी के अंदर भीगती हैं, तेल के अंदर नहीं भीगती हैं। जबकि अशुद्धियां पानी के द्वारा नम होती हैं। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को तेल में मिले जल के बड़े बड़े टैंकों में डालते हैं। अब क्या करते हैं, एक बड़ा टैंक लेते हैं, उसके अंदर तेल भी मिला हुआ है और पानी भी मिला हुआ है। एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर तेल भी है और पानी भी है। अब हम जानते हैं कि जो तेल होता है वो सतह पर तैरता रहता है और पानी जो होता है वो नीचे रहता है। अब जो अयस्क हम ले रहे हैं वो किसके अंदर भीग रहे हैं, तेल के अंदर भीग रहे हैं। तो जो चीज तेल के अंदर भीगेगी वो तेल के साथ सतह पर रह जाएगी, और जो चीज पानी के अंदर भीगेगी वो पैंदे में बैठ जाएगी। तो इसका मतलब अयस्क तो ऊपर रह गए सतह पर, और उसके अंदर जो अशुद्धियां हैं जैसे मिट्टी के कण, धूल के कण, वो नीचे पैंदे में बैठ गए क्योंकि वो पानी के अंदर भीग गए थे। तत्पश्चात इस मिश्रण में तीव्र गति से वायु प्रवाहित की जाती है। वायु क्यों प्रवाहित की जाती है? ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी कि जो कण है, सभी जो कण है वो जिसको पानी में भीगना है वो पानी में भीग जाए, जिसको तेल में भीगना है वो तेल के अंदर भीग जाए। अब ये देखिए, ये टैंक है बड़ा सा, यहाँ पे हवा देने के लिए हमने ये नलकी लगाई हुई है। इसके अंदर ये ऊपर की तरफ जो है ये झाग बन गया, जो हमने उसके अंदर वायु प्रवाहित की है उसकी वजह से, और इसके अंदर तेल और पानी दोनों मिक्स हैं। तेल में भीगे अयस्क कण झाग के साथ ऊपर आते हैं, यानी कि उसके ऊपर तैरने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तेल के अंदर भीगे हुए हैं, और तेल की एक प्रकृति होती है कि वो कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होती, वो ऊपर सतह पर तैरने लग जाता है। कभी भी देखना, अगर बाल्टी के जो पानी जो भरा हुआ है उसके अंदर एक ड्रॉप उसके अंदर तेल की डालना, चाहे सरसों का तेल, कोई सा भी तेल डाल देना, वो उसकी सतह पर एक परत बना लेता है, उसके अंदर डूबता नहीं है। तो यहाँ पे जो अयस्क हैं वो झाग के साथ ऊपर सतह पर आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो सतह है, यहाँ पे क्या आ गया, अयस्क आ गया। तथा गेम के कण जल में भीगकर टैंक की सतह पर, और यहाँ पे नीचे की तरफ कौन बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ गई अशुद्धियां, जो मिट्टी के कण, धूल के कण, पत्थर के कण, ये सब जो है वो पानी में भीगने की वजह से वो पैंदे में बैठ गई। झाग को बाहर निकालकर इसमें थोड़ा सा अम्ल डालते हैं जिससे झाग टूट जाता है। अब इस झाग को बाहर निकालेंगे और फिर इसके अंदर अम्ल डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, जिसकी वजह से वो झाग जो है वो तो समाप्त हो जाते हैं, और जो अयस्क के कण जो है उनको वापस से पानी के अंदर धोकर, यानी कि जो तेल के अंदर भीगा हुआ था उसको धोकर और फिर वापस से सुखा लेते हैं। तो हमारे को शुद्ध जो अयस्क है, शुद्ध जो और है वो हमारे को इस प्रकार से अलग प्राप्त हो जाता है। ये है झाग पल्लवन विधि। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फेन पल्लवन विधि या फिर झाग पल्लवन विधि क्या है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप याद रखना कि इसके अंदर कौन सा जो प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो अयस्क होते हैं, जो और होते हैं, वो तो तेल के अंदर भीगते हैं, जबकि जो इसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो पानी के अंदर भीगती हैं। पानी के अंदर भीगने की वजह से वो तो पैंदे में बैठ जाती हैं, और जो तेल के अंदर भीगता है जो अयस्क, वो उसकी सतह पर फ्लोट करता रहता है।
इस प्रकार से हम अयस्क को